यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्य हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चों। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का में प्रश्न नंबर 1 का है, कौन सी रचना रामवृक्ष बेनीपुरी की नहीं है? पतितों का देश, माटी की मूरत, गेहूं बनाम गुलाब, पृथ्वीपुत्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, पतितों का देश, माटी की मूरत और गेहूं बनाम गुलाब, ये तीनों रचनाएं रामवृक्ष बेनीपुरी की हैं। पृथ्वीपुत्र नहीं है। पृथ्वीपुत्र है मेरे प्यारे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल की। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम की, और वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, और इसका पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का है, वैदिकी हिंसा हिंसा ना बहुत के लेखक हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, माखनलाल चतुर्वेदी, किशोरीलाल गोस्वामी। तो वैदिकी हिंसा हिंसा ना बहुत के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है? विचार प्रवाह, माटी हो गई सोना, परख, साहित्य और समाज। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है मेरे प्यारे बच्चों माटी हो गई सोना, ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और विचार प्रवाह किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की है। मेरे प्यारे बच्चों, परख किसकी रचना है आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध है? तुम चंदन हम पानी, राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, कविता क्या है? तो कविता क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कविता क्या है? ये किसकी रचना है? निबंध है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है। तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र की रचना है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। और राष्ट्र का स्वरूप मेरे प्यारे बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल का है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 100 अजान एक सुजान के लेखक हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, बाल कृष्ण भट्ट। 100 सुजान एक अजान के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? कामायनी, प्रिय प्रवास, राम की शक्ति पूजा, साकेत। तो मेरे प्यारे बच्चों, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं द्वारा लिखित है। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। राम की शक्ति पूजा मेरे प्यारे बच्चों मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। और साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। साकेत भी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। यहाँ पर देखिए, राम की शक्ति पूजा जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। साकेत मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, छायावाद की समय सीमा? 1918 से 1936, 1915 से 1930, 1921 से 1940, 1900 से 1936। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो छायावाद की समय सीमा है 1918 से 1936 तक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है? आंगन के पार द्वार। तो आंगन के पार द्वार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की रचना है। कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है। अपरा निराला की रचना है। और झंकार मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद है, कीर्ति लता के रचनाकार? जगनिक, विद्यापति, दलपति, सारंगधर। तो मेरे प्यारे बच्चों, विद्यापति कीर्ति लता के रचनाकार हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी। तो हिरोशिमा कविता के रचनाकार हैं मेरे प्यारे बच्चों कौन है? अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, क्या कह रहा है, नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का होता है मेरे प्यारे बच्चों। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न रहते हैं, ठीक है। तो किसी भी गद्यांश को हल करने से पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। पुरुषार्थ वह है जो पुरुष को स्वप्रयास रखे, साथ ही सहयुक्त भी रखे। यह जो सहयोग है सच में पुरुष और भाग का ही है। पुरुष अपने अहंकार से वियुक्त है, तभी भाग से संयुक्त होता है। जब पुरुषार्थ को भाग से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वह पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से विलग और विमुख कर देते हैं। पुरुष का अर्थ क्या पशु का ही अर्थ है?
बल विक्रम तो पशु में ज़्यादा होता है, दौड़ धूप निश्चय ही पशु अधिक करता है, लेकिन यदि पुरुषार्थ पशु चेष्टा के अर्थ से कुछ भिन्न और श्रेष्ठ है तो इस अर्थ में कि वह केवल हाथ पैर चलाना नहीं, न क्रिया का वेग और कौशल है, बल्कि वह स्नेह और सहयोग की भावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पर पहला देखिए, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो भाग्य और पुरुषार्थ पाठ का नाम है और लेखक का नाम है मेरे प्यारे बच्चों जैनेन्द्र कुमार। ठीक है, यहाँ पर देखिए पुरुषार्थ शब्द आया है, जहाँ पर भाग्य शब्द मिल जाए, पुरुषार्थ शब्द मिल जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर है भाग्य और पुरुषार्थ। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, इसको एक बार पढ़ते हैं। सच में पुरुष और भाग का ही है। पुरुष अपने अहंकार से वियुक्त होता है, तभी भाग से संयुक्त होता है। लोग जब पुरुषार्थ को भाग्य से अलग और विपरीत करते हैं तो कहना चाहिए कि वह पुरुषार्थ को ही उसके अर्थ से अलग और विमुख कर देते हैं। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसकी व्याख्या कैसे लिखना है आपको। रेखांकित अंश की में यह कहा गया है कि पुरुषार्थ केवल शारीरिक श्रम या क्रियाकलाप नहीं है। असली पुरुषार्थ वह है जिसमें मानवता का स्नेह और सहयोग की भावना शामिल है। जब व्यक्ति अपने अहंकार से दूर होकर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है तब वह भाग्य के साथ जुड़ता है। इस विचार से यह स्पष्ट होता है कि पुरुषार्थ का वास्तविक अर्थ केवल शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि यह मानवता और सामूहिकता का प्रतीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है पुरुषार्थ किसे कहते हैं। पुरुषार्थ उस प्रयत्न को कहते हैं जो व्यक्ति को सप्रयास सचेतन रखे और साथ ही सहयोगी भी बनाए। यह भाग्य से जुड़ने का माध्यम है जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुरुष और पशु में अंतर। तो मेरे प्यारे बच्चों पुरुष और पशु में मुख्य अंतर यह है कि पुरुष केवल शारीरिक बल और दौड़ धूप करने के बजाय स्नेह और सहयोग की भावना के साथ काम करता है, जबकि पशु केवल अपनी शारीरिक क्षमता पर निर्भर होता है। पुरुष अपने विचार, संवेदनाएं और संबंधों से जोड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पुरुषार्थ किस प्रकार दिखाई देता है। तो पुरुषार्थ का प्रदर्शन स्नेह और सहयोग की भावना के माध्यम से होता है। जब व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, अपनी शक्ति का उपयोग समाज के हित में करता है, तब वह वास्तविक पुरुषार्थ का परिचय देता है। यहाँ पर देखिए अथवा वाला, क्योंकि दो पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक करना रहता है। मातृभूमि पर निवास करने वाला मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि को संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो जहाँ पर आपको मातृभूमि शब्द मिल जाए, जन शब्द मिल जाए, पृथ्वी शब्द मिल जाए, राष्ट्र शब्द मिल जाए, तो वहाँ पर समझिएगा कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ है। इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो आप लिख देंगे। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। यदि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं, तो आपने अभी ऊपर पढ़ा था, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप संपादित करते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा मनुष्य के कारण ही प्राप्त करती है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर देख सकते हैं। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या आपको कैसे करना है। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, इस प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हम खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का ये भी होता है। पद्यांश के नीचे आपको मिलेंगे कितने प्रश्न, 5 प्रश्न। पद्यांश को पढ़कर उत्तर देना रहता है। तो मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या पूछता है, फिर आपको बताते हैं व्याख्या। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो शीर्षक का नाम गीत है मेरे प्यारे बच्चों, कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, चलिए देखते हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे करना है। उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे कामदेव, तो मुझे अपनी पुष्प वाणों से घायल मत करो, क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ, दूसरी युवती हूँ और तीसरी वियोगिनी हूँ। इसलिए मेरी इस दशा को देख कर मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए। फिर अगला है बसंत का मित्र कौन है। तो बसंत का मित्र मेरे प्यारे बच्चों कामदेव है। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किससे बताया। तो उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया। ठीक है, उर्मिला ने अपने, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो उर्मिला ने अपने
सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। उर्मिला ने अपने पति को किससे अधिक सुंदर बताया है? तो उर्मिला ने अपने पति को कामदेव से अधिक सुंदर बताया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है अथवा वाला। ठीक है, इसमें भी 2 पूछता है, 1 करना रहता है। भेजे मन भावन के उद्धव की आवन की। ठीक है, तो मन भावन श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव के आने का समाचार, सुधि माने क्या होता है? समाचार। जैसे ही ब्रज गाँव में पावन जबे लगी, जैसे ही ब्रज के गाँव में फैली। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, रत्नाकर जी कहते हैं कि ग्वालिन की झोर, यानी ग्वाल बालों की, ग्वालिनियों की झुंड के झुंड दौड़ दौड़, मतलब दौड़ दौड़ करके नंद पौर यावन तबे लगी, नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। ऊजा की उजग पद कंजन के पंजन पे। ठीक है, वह सभी जो गोपिकाएँ थी उजग उजग करके, ठीक है, पद पंजन के पंजन पे, पंजों के बल खड़ी होकर के पेख पेख पाती छाती छोड़ने लगी। यानी श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए पत्र को देख करके सभी अपनी छाती उत्कंठा से भरने लगी। हमको लिख्यो कहाँ, हमको लिख्यो कहाँ, हमको लिख्यो कहाँ, कहाँ सबे लगी। सभी गोपिकाएँ कहने लगी कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमको क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है, इस कहने लगी। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम। तो पाठ का नाम उद्धव प्रसंग, कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने पूरी बता ही दिया है आपको। फिर अगला क्वेश्चन है गोपियों के अत्यंत व्याकुल होने के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो कवि कहते हैं कि जब गोपियों को यह ज्ञात हुआ कि उद्धव अपने प्रिय श्री कृष्ण का कोई संदेश लेकर आए हैं तो वे अपने प्रियतम का संदेश जानने के लिए अत्यंत व्याकुल हो उठती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमको लिख्यो कहाँ सबे लगे, इस पंक्ति का आशय। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में कवि का आशय है कि सभी गोपिका अपने प्रियतम द्वारा भेजे गए संदेश को जानने हेतु उत्कंठित हो उठी हैं। वह सभी उद्धव से जानना चाहते हैं कि उनके प्रियतम में उनके लिए क्या संदेश भेजा है। वह सभी अपने अपने संदेश को सुनने के लिए अत्यंत व्याकुल हो चुकी हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है प्रस्तुत पद्यांश के अलंकार सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो झोर 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 झोर, उजक उजक, पेक पेक में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। छाती चौन छबे में अनुप्रास अलंकार है। पद कंजन में रूपक अलंकार है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5 का नंबर है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए। मेरे बच्चों प्रश्न नंबर है 5 का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्द में लिखना है और 5 अंक आपको मिलेंगे। वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी और हरशंकर प्रसाई। तो इसमें से हम सभी देखेंगे वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। तो डालेंगे उत्तर नंबर 5 ऐसे ही लिखेंगे जैसे हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, तो जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। इसमें लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके आगे हेडिंग डालेंगे रचनाएं। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी रचनाएं निम्न हैं। निबंध संग्रह हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे कल्प वृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या। शोध ग्रंथ में पाणिनि कालीन भारत, संपादन में पद्मावत और हर्षचरित। ठीक है, जिस तरह मैंने ये बताया है आपको उसी प्रकार लिखना है। इसके बाद 5 का खा पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं को लिखिए। तो ये भी 80 शब्द में 5 अंक का है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से हम देखेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के एक वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके बचपन में ही पिता की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में अल्पायु में ही इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रवर्तक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में हिंदी को समृद्ध किया। जयशंकर प्रसाद जी एक कवि ही नहीं बल्कि नाटककार, उपन्यासकार, कहानीकार तथा निबंधकार भी थे। उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण होता है।
यह अनेक विषयों तथा भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे। हेडिंग डालेंगे रचनाएं। आंसू, लहर, झरना, कामायनी, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, एक घूंट, कामना, कंकाल, तितली, इरावती। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 6 नंबर है। इसमें क्या पूछ रहा है? पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, अधिकतम 80 शब्द में और 5 अंक का है। फिर है कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पंचलाइट कहानी का सारांश। तो चलिए बताते हैं आपको कैसे लिखना है पंचलाइट कहानी का सारांश। पंचलाइट कहानी फणीस और नाथ रेण द्वारा लिखित वातावरण प्रधान और आंचलिक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने गांव की दशा का वर्णन किया है। फिर हेडिंग डालेंगे सारांश। इसमें लिखेंगे महतो टोली के लोग चंदे का पैसा एकत्र करके रामनवमी के दिन मेले से पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। क्योंकि उस मोहल्ले के लिए पंचलाइट एक नई वस्तु है, इसलिए पंचों के द्वारा लाए जाने पर पूरे मोहल्ले में कौतूहल है। हर आदमी उसके बारे में जानना चाहता है। जब उसे लाया जाता है तो पूजन की व्यवस्था की जाती है, कीर्तनकार आते हैं, औरतें भी हमारे खुशी की गीत गाने लगती हैं। लेकिन उसे जलाना कोई नहीं जानता है, इसलिए सब दुखी हो जाते हैं। दूसरी पंचायत के द्वारा उनकी हंसी भी उड़ाई जाती है। मुनरी जब यह देखती है कोई उसे जला नहीं पा रहा है तो वह अपनी सहेली कनेली के माध्यम से गोधन के नाम का प्रस्ताव रखती है, किंतु गोधन को पंचायत द्वारा निकाल दिया गया है। क्योंकि आगे लिखेंगे क्योंकि वह मुनरी के घर के पास आकर फिल्मी गाना गाता था। फिर भी समस्या को ध्यान में रखकर छड़ीदार उसे बुलाने जाते हैं, लेकिन वह नहीं आते हैं। दूसरी बार गुरली काकी उसे बुलाने जाती है तो वह आ जाता है। उसके आने पर सभी के चेहरे खिल जाते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह इसलिए कि पंचलाइट अब जल जाएगा। गोधन आकर कहता है कि ठीक है, हम इसे जला देंगे, लेकिन थोड़ी सी स्प्रीट दे दो। इस पंचायत में स्प्रीट है नहीं। मुनरी गर्री का तेल लाकर देती है और गोधन पंचलाइट जला देता है। सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं, जिसके कारण पंचायत द्वारा उसके समस्त गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है अब तुम फिल्मी गाना गा सकते हो। पंचायत के सभी लोग अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको पंचलाइट कहानी का सारांश लिखना है। इसके बाद 7वां नंबर है 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द और 5 अंक मिलेंगे आपको। तो ये अलग अलग जिलों के लिए खंडकाव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे खंड खा। तो इसमें 8 का नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 5 अंक अनुवाद के लिए और 2 अंक मिलते हैं संदर्भ के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका अनुवाद। धन्यो एवं भारत देशा, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुलिसत, जहाँ, यत्र माने जहाँ, जनमानस पावनी माने लोगों के मन को पवित्र करने वाली। भव्य भाव उद्भावनी माने सुंदर भावों को जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह प्रसवनी, और शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती माने संस्कृत भाषा, समुल्लिसत माने सुशोभित है। यानी यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाले, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमानेश निखले वह, विद्यमान वर्तमान वांग्यम से माने साहित्यों में, अस्या वांग्यम इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्न माने सुसंपन्न, वर्तते माने है। यमेव भाषा संस्कृत नामनापि लोके प्रथितास्त, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदा, चारों वेद, सर्व उपनिषद, सभी उपनिषद, 10 पुराणानि, 18 पुराण, अन्यान चा महाकाव्य नाटक आदि, और अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्यामेव भाषाएं लिखतान संत, इसी भाषा में लिखे गए हैं। यहाँ पर संदर्भ देख सकते हैं कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं। ठीक है, तो अथवा वाला आपको कैसे लिखना है। प्रीतः गुरु तम भाषत सौम्य, विदित वेदितव्यो वश्य, नास्ति किमपि आविदितम तो अधत्तोये अस्माकं देशः अज्ञान अंधकारे निमग्नो वर्तते, नार्या अनाद्रियन्ते क्षुद्राच्च त्रिस्क्रियन्ते, अज्ञानिनः पाखंडिनः च पूज्यन्ते, वेद सूर्य उदयम् अंतरा अज्ञान अंधकारं नागमिष्यत्, सो स्वस्तयतु ते उन्नमय पतितान, समुद्र स्त्री जाति खंडय पाखंडम इत्रेयो मे अभिलाषा इमेव चा में गुरु दक्षिणा। तो संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिनदर्शिका के महर्षि दयानंद नामक पाठ से अवतरित है। तो चलिए इसका अनुवाद देखते हैं कैसे लिखना है। गुरु ने प्रसन्नतापूर्वक उनसे कहा, सौम्य, तुम अपने योग्य सभी बातें जान चुके हो। अब तुम्हें कुछ भी अज्ञात नहीं। इन दिनों हमारा राष्ट्र अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है।
आज यहाँ नारियों का अनादर किया जाता है, शूद्र तिरस्कार किए जाते हैं और अज्ञानी व पाखंडी पूजे जाते हैं। अज्ञान रूपी अंधकार बिना वेद रूपी सूर्य के उदित हुए दूर नहीं होगा। तुम्हारा कल्याण हो, पतितों का ऊंचा उठाओ, स्त्री जात का उद्धार करो, पाखंड का खंडन नाश करो, यह मेरी अभिलाषा है और यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इसके बाद है खा नंबर 8 का खा नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो प्रीणात यह सुचरते पितरम सापुत्रो यदि भत्रेयो हिमत इच्छत तत्र कलन्नम तत्र मित्रम आपाद सुखे च समक्रिया यदा एतत्ते जगत पुण्यकृतो लभन्ते। ठीक है, तो इसका अनुवाद देखते हैं कैसे लिखना है। प्रीणात या सुचरते पितरम सा पुत्रो, ठीक है, अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र। ठीक है, जो पितरम माने पिता को, सुचरित्र माने अपने अच्छे आचरण से, प्रीणात माने प्रसन्न करता हो, सा पुत्रो माने ऐसा पुत्र, यद भर्तृयो हिमत इच्छत तत्र कलनम, और जो अपने पति का हित चाहती हो, तत् कलन्नम ऐसी स्त्री, तन मित्रम आपाद सुखे चा समक्रियम यद। ठीक है, और तथा सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला ऐसा मित्र, जो सुख और दुख में एक जैसा व्यवहार करता हो ऐसा मित्र। एतत्यम जगत पुण्यकृतो लभन्ते, इन तीनों को संसार में पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक है, जो अपने पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो ऐसा पुत्र। ठीक है, जो अपने पति का हित चाहती हो ऐसी स्त्री, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करता हो ऐसा मित्र। इन तीनों को संसार में सौभाग्यशाली लोग ही पाते हैं। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद में है अथवा वाला, तो देख लेते हैं इसको कैसे लिखना है। परस्त्रेश च रमेश विविधा कानंदुर्मा वायु वेग प्रचलिता पुष्पेर व किरंत गाम। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिदर्शिका के ऋतुवर्णम नामक पाठ के वसंत खंड से अवतरित है। ठीक है, वायु वेग से हिलने के कारण अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष सुंदर पत्थरों एवं धरा पर पुष्प बिखेर रहे हैं। ठीक है, सुंदर पत्थरों एवं धरा पर यानी पृथ्वी पर पुष्प बिखेर रहे हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो संस्कृत से गौरवम दृष्ट्वा दंडिना किम उक्तम, दंडिना उक्तम संस्कृतम नाम देवी वाग वाक्यंता महाऋषि केन अमृतस्व आशा नास्ति वित्तेन अमृतस्व आशा नास्ति वर्षा काले नगेंद्रा कीर्दशा भवंति, तो वर्षा काले नगेंद्रा रम्या भवंति। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 का ख गा है, इसमें रस अलंकार छंद है 2-2 अंक के, श्रृंगार रस अथवा करुण रस, यमक अलंकार अथवा संदेह अलंकार और चौपाई अथवा कुंडलिया छंद। ठीक है, इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध, साहित्य और समाज, प्रदूषण की समस्या और समाधान, आतंकवाद मानवता के विकास में बाधक है, विज्ञान वरदान अभिशाप। तो इसके लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे, तो इसको आप तैयार करेंगे। फिर 12 का पहला है नयनम का संधिविच्छेद, तो नयनम का होता है ने प्लस अनम। इसके बाद है दूसरा कला व्यू का संधिविच्छेद, तो कला व्यू का होता है कलो प्लस यू। इसके बाद है वृद्धा का संधिविच्छेद, तो वृद्धा का संधिविच्छेद होता है क्या, वृद्ध प्लस धा। ठीक है, यहाँ पर दा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक पद का समास का नाम लिखिए, तो अनुरूपम में अव्ययीभाव समास है, श्रेष्ठ पुरुषावन तत्पुरुष समास है और मीनाक्षी में कर्मधाराय समास है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद में आगे बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न। तो क्या कह रहा है इसमें 13 नंबर में, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो आप कमेंट करके बताएंगे, अगर एप्लीकेशन आपको तैयार नहीं होगा प्रार्थना पत्र तो हम इसका वीडियो अलग से बना देंगे। इसके बाद 14 का पहला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो धीमान, धीमान में धी धातु है, ठीक है, और मतुप प्रत्यय है मेरे प्यारे बच्चों, मतुप प्रत्यय है। पठनियम में पठ धातु है और अनियर प्रत्यय है। ठीक है, और धनवती में धन शब्द है और मतुप प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो विद्यावती में मतुम प्रत्यय है, श्रीमती में भी मतुप प्रत्यय है और लघुता में तल प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद है खा नंबर, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख करें। 2 अंक का है आकाश छात्रे सम स्नात, तो जहाँ पर सम शब्द दिख जाए, क्या दिख जाए, सम शब्द, समम लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, समम।
और समम शब्द दिख जाए तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर तृतीया विभक्ति है, श्री गणाय नमः। और जहाँ पर नमा शब्द दिख जाए तो वहाँ पर समझ जाइएगा चतुर्थी विभक्ति है, और जहाँ पर प्रति शब्द दिख जाए तो वहाँ समझ जाइएगा कि द्वितीय विभक्ति है। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।